हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्सन क्या होता है, कैसे सेंट्रल टेंडेंसी से अलग होता है, इसके अलावा इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है, ये सब कुछ, क्वार्टाइल डेविएशन, सब कुछ आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और उसके बाद फिर इसकी जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन भी हम लेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए कि कैसे आपको इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम में हैंडल करना है। डिस्पर्सन की अगर हम बात करें कि डिस्पर्सन क्या होता है, ये कहता है द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक The second important characteristic of a distribution is given by the dispersion। जो पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने पढ़ा था मीन, मीडियन और मॉड। तो उसके बाद ये जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बारे में यहां बता रहा है। कह रहा है कि टू डिस्ट्रीब्यूशन में बी आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। जब हम दो डाटा को कंपेयर करते हैं, उन दो डाटा की हम उनको तुलना करते हैं, उनके कंपेयर करके उनको निकालते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ी है, मीन, मीडियन और मॉड, वो उसमें सेम आ जाते हैं। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन में भी आइडेंटिकल, मतलब सेम होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विच इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड येट दे मे डिफर ऑन द अकाउंट ऑफ स्कैटरनेस। लेकिन उनकी जो स्कैटरनेस होती है, जो डाटा जो स्प्रेड होता है, वो डाटा उनका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम समझते हैं कि यहाँ से इससे आपको समझ में आएगा कि जो डिस्पर्सन है उसका क्या रोल है। तो यहाँ पर आपको देखो तीन अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। तो यहाँ पर जो पहली सिचुएशन है उसमें एक बैट्समैन ए है, एक बैट्समैन बी है और एक बैट्समैन सी है। ये तीन बैट्समैन यहाँ पर है। इन तीनों के स्कोर दे रखे हैं, 0 से लेकर 90, फिर उसके बाद 100 मान लो, सेंचुरी भी मार ही देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये डाटा दे रखा है। तो ये जो पहला वाला बैट्समैन है, अब इस पहले वाले बैट्समैन के साथ क्या हो रहा है? ठीक है, फॉर द बैट्समैन ए, अब ये जब ग्राउंड में जाता है, अपनी इनिंग स्टार्ट करता है, तो इसका जो भी डाटा आता है, यानी जो भी इसकी इनिंग्स होती है, उसके डाटा को हमने कैलकुलेट करा और हमने देखा कि जो ये पहली इनिंग है उसमें 40 इसने रन बनाए। पहली का मतलब एक इनिंग में 40 रन बनाए, यहाँ पर 45, फिर 45, फिर 50, 50, 50, यहाँ पर 55, 55 और ये 60। तो यहाँ पर इसका जो स्कैटरनेस है ना इसके डाटा की, इसके जो इनिंग के रन है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं है। इसका हमें पता है कि भाई ये बैट्समैन अगर जाएगा ना तो अराउंड 50 से 60 के बीच में ये रन बनाएगा ही बनाएगा, 40 से 60 के बीच में रन बनाएगा, इस पर हमें इतना भरोसा है। ठीक है, यानी ये कंसिस्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें, जो सचिन तेंदुलकर थे हमारे, बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन थे, अब रिटायरमेंट उन्होंने ले लिए, लेकिन जब भी जाते थे एक भरोसा रहता था कि हाँ भाई ये बंदा क्रीज पे जा रहा है ना तो ये रन बनाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे बैट्समैन की, अब ये दूसरा बैट्समैन क्या है, ये मान लो हमारे वीरेंद्र सहवाग आ गए। ठीक है, बड़े विस्फोटक बैट्समैन थे, आते थे, कुछ नहीं पता होता था कब क्या कर दें, कब किसकी धज्जियाँ उड़ा दें और कब अपनी किल्ली उखड़वा लें। ठीक है, ये भी होता था, क्योंकि जब मारने जाएगा बंदा तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आउट भी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर उनका डाटा हम देखें तो देखो, एक इनिंग में 10 रन बनाए, एक में 20 बनाए, एक में 30 बनाए, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। तो डाटा इसका इतना बिखरा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है कि जब ये क्रीज पर जाएंगे, ठीक है, अगर हम इनको सहवाग जी ले रहे हैं तो ये क्रीज पर जाएंगे तो हमें नहीं पता कि भाई ये क्या करने वाले हैं। हमें नहीं पता कि ये 10 रन बनाएंगे, या हमें नहीं पता कि ये 90 भी बना देंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है। जब इनका दिन होगा तो 90-80 से नीचे बात ही नहीं करेंगे, और जब दिन खराब होगा तो जल्दी आउट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डाटा है ना वो काफ़ी इनका स्प्रेड हो रखा है, काफ़ी इनका बिखरा हुआ है, यानी डाटा के अंदर वेरिएंस ज़्यादा है, वैरायटी ज़्यादा है डाटा के अंदर। और तीसरा जो बैट्समैन है, अब उसका डाटा भी बड़ा कॉम्पैक्ट है, वो यहीं पर ही है। ठीक है, ये हमारे टेलेंडर है। ठीक है, टेलेंडर भाई साहब है हमारे, रन ज़्यादा नहीं बनाते लेकिन हाँ फिर भी चलो ठीक ठाक से बना लेते हैं। हम लास्ट में जाएंगे तो हम भरोसा रहेगा कि भाई 15 से 20 रन के आसपास ये बना लेंगे। तो यहाँ पर तीन हमारे पास बैट्समैन थे, तीनों का डाटा हमने देखा कि तीनों के डाटा में बहुत फ़र्क है। तो इन तीनों डाटा से हमें ये पता चला कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मतलब इसका हमें भरोसा है कि लगभग ये इतने से इतने रन ये बनाएगा, क्रीज पे जाएगा तो इतना भरोसा है कि इतने रन तो ये बनाएगा। जो ये दूसरा बैट्समैन है इसका कोई भरोसा नहीं है कि स्कोर कम भी करे, स्कोर बहुत ज़्यादा भी कर दे। तीसरे की जो एवरेज है ना, वो हालांकि इसकी एवरेज कम है, अगर हम इन दोनों डाटा की बात करेंगे इनकी जो एवरेज होगी ना वो सेम है, जितनी इसकी एवरेज है इसकी इतनी एवरेज है, मतलब एवरेज तो दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी है डाटा में यहाँ पर कम है, यहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। और तीसरे केस में इसकी एवरेज कम है लेकिन यहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा नहीं है। यहाँ हमें पता है कि भाई ये 15 से 25 रन तक के आसपास ये रन बनाएगा, ये जाएगा तो इतने रन तो ये बना देगा, इसका इतना भरोसा है। मतलब इन दोनों डाटा में यहाँ पर डाटा आपको कॉम्पैक्ट दे रखा है, यहाँ पर डाटा ज़्यादा डिस्पर्स दे रखा है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा डाटा में फैलाव है। ठीक है, डिस्पर्सन का मतलब। अब यहाँ पर तो डिस्पर्सन की जो डेफिनेशन होगी उसके मतलब क्या हुआ,
डिस्पर्सन इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल मेजर डिफर फ्रॉम एन एवरेज। यानी एक अगर हम एवरेज के हिसाब से बात करें तो उस एवरेज के हिसाब से कितना डाटा के अंदर डिफरेंस है। अगर मैं मान लो इसकी एवरेज मान के चलता हूँ 50, तो इसकी डाटा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका डाटा कह रहा है कि भाई 40 से 60 तक के बीच में रन बना रहा है। लेकिन अगर इसकी एवरेज भी 50 है, लेकिन इसका डाटा हम देखेंगे तो ये 10 से लेकर 90 तक का स्कोर बना रहा है। ठीक है, इसके डाटा में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, डिस्पर्सन इसके डाटा में ज़्यादा है। इसमें भी जो डिस्पर्सन है वो काफ़ी कम है। एवरेज इसकी कम है लेकिन डिस्पर्सन इसका काफ़ी कम है, डिस्पर्सन भी कम है, इसका डिस्पर्सन ज़्यादा है। ठीक, अब यहाँ पर जब हम इसको डिस्पर्सन को मेज़र करते हैं तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं, डिस्पर्सन को किस तरीके से मेज़र किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ तरीकों के बारे में हम बात करते हैं। डिस्पर्सन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन यूजुअली फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जो मीन या मीडियन हम लेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि डाटा में कितनी वेरिएबिलिटी है, कितना डाटा ज़्यादा फैला हुआ है, उसके मीन या मीडियन के हिसाब से हम देखेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन या फिर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। दो तरीके से हम इसको देखते हैं। जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, इसके अंदर रेंज आता है। ठीक है, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब जो भी ये चारों टर्म है, इनका जब आप कोफिशिएंट निकाल दोगे तो ये बन जाता है यहाँ पर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। उसके बाद अब जो सबसे पहला जो हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास आता है रेंज। तो रेंज क्या होती है? जब रेंज हम निकालते हैं तो जो हमें डाटा दिया होता है उस डाटा में एक लोएस्ट वैल्यू होती है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट वैल्यू हो गई और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। एक सबसे बड़ी वैल्यू होती है और एक सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो जब उन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं रेंज। तो जो भी आपको डाटा दे रखा होगा उस पर लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देना तो हमारी निकल जाएगी रेंज। और अगर आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो उसके लिए L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस इंटू में 100, ये इसका फार्मूला होगा अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो रेंज के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि द रेंज रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू ए चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड इन द सेम रेशो ड्यू टू ए चेंज इन ए स्केल। अगर हम किसी डाटा के स्केल में चेंज करते हैं तो उसकी जो रेशो होती है, रेंज जो होती है, उसी रेशो में चेंज हो जाएगी। अगर आपने स्केल की जो रेशो है वो बढ़ाओगे तो आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी, अगर घटाओगे तो घट जाएगी। लेकिन अगर आप ओरिजिन चेंज करते हो तो ओरिजिन के चेंज होने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज फॉर एनी टू कांस्टेंट ए एंड बी। अगर कोई दो कांस्टेंट है ए और बी, दो वेरिएबल एक्स और वाई, तो ये किस तरह से रिलेट करते हैं, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा b इंटू में r ऑफ x, मतलब x की वैल्यू के ऊपर यहाँ डिपेंड करेगा। x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो b की वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वजह से y की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यानी यहाँ पर ये जो चीज़ होती है, इसको अगर आप कम करोगे या ज़्यादा करोगे तो उसके हिसाब से y की वैल्यू आपकी कम या ज़्यादा होगी, क्योंकि a तो यहाँ पर कांस्टेंट है। तो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू घटेगी तो y की वैल्यू भी घटेगी। अगर आपके पास मान लो एक ये डाटा दिया हुआ है, अब इस डाटा में कहता है कि फाइंड द रेंज, इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करो, जिसमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें हमारे पास आ रही है 96। तो 96 में से जो लोएस्ट वाली वैल्यू है वो माइनस करो, तो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 50, तो इसकी रेंज बनेगी 46। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में जो डाटा आपको दे रखा है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है। तो लेकिन जो क्लास इंटरवल है इसके अंदर एक चीज़ देखो, खास चीज़ क्या नज़र आ रही है, यहाँ पर डाटा कंटिन्यूस नहीं है, 54 है, यहाँ पर 55 है। तो पहले आपको इस डाटा को ना सेम करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इसमें से 0.5 माइनस करते हैं तो 49.5 में से 54.5 माइनस कर दोगे, 0.5 इधर ये आ जाएगा। ऐसे सबको चेंज करते जाएंगे, जो लास्ट वाला आएगा 69.5 से लेकर 74.5 आएगा। तो इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है वो ये है और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ये है। तो जब रेंज निकालेंगे तो आप इसको माइनस करेंगे, फ्रीक्वेंसी को नहीं। फ्रीक्वेंसी का तो मतलब होता है कि वो चीज़ कितनी बार आ रही है, ऑब्जर्वेशन तो ये है। तो 74.5 में से 49.5 माइनस करोगे
तो 14 माइनस 9 5, 6 माइनस 4 2, तो इसकी रेंज आ जाएगी 25। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेंज निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है क्वार्टाइल। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल वैल्यूज होती हैं जो कि पूरे डाटा सेट को 4 इक्वल इंटरवल्स के 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ठीक है, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज विच डिवाइड द डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। थस देयर आर 3 क्वार्टाइल। तो इस तरह से 3 क्वार्टाइल बनते हैं, एक क्वार्टाइल 1, एक क्वार्टाइल 2, एक क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 4 नहीं होता, वो तो पूरा एक 4 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और जो Q1 होता है, Q1 को हम क्या बोलते हैं? लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं। Q2 को मिडिल क्वार्टाइल बोलेंगे या फिर इसको आप मीडियन भी बोल सकते हैं। और Q3 का मतलब होता है अपर क्वार्टाइल या फिर थर्ड क्वार्टाइल। अब डिपेंड करता है कि डाटा आपको कैसा दे रखा है, अनग्रुप डाटा है या फिर ग्रुप्ड डाटा है। यहाँ पर ये ग्रुप डाटा के लिए आएगा। जो अनग्रुप डाटा है उसके अंदर क्वार्टाइल 1 का जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। इस नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो Q1 होगी। अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Q2 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q3 बन जाएगा। जब हम निकालेंगे ग्रुप डाटा के लिए तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, L+n/4 माइनस C। C का मतलब यहाँ पर है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। C का मतलब है यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F इंटू में H। अब यही फार्मूला रहना है, बस फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर n/4 की जगह 2n/4 हो जाएगा Q2 में। अब 2n/4 को अगर आप काट दोगे तो वो n/2 बन जाता है, इसलिए यहाँ पर फार्मूले में n/2 लिखा हुआ है। और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3n/4 हो जाएगा। बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही रहना है। क्वेश्चंस और करेंगे तब आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये फार्मूला से आपको क्वार्टाइल कैसे निकालना है। अब क्वार्टाइल तो मान लो आपका निकल गया, अब क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए जो फार्मूला होता है इसमें आएगा आपके पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसा भी डाटा आपको दे रखा हो, चाहे ग्रुप डाटा दे रखा हो चाहे अनग्रुप डाटा दे रखा हो, Q3 माइनस Q1 करके 2 से डिवाइड कर देना, वो आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। और अगर कोफिशिएंट निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन का तो Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q2 इंटू में 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें यहाँ पर आई थिंक फार्मूले में गलत लिखा हुआ है, Q3 माइनस Q1 आएगा, इधर भी Q1 आएगा। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, पहले इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस एग्जांपल में कह रहा है कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट के ये मार्क्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं और आपको निकालना है यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहला काम तो होगा कि डाटा को हमेशा ऑर्डर में अरेंज करो। आप मीडियन निकाल रहे हो या क्वार्टाइल निकाल रहे हो तो डाटा को ऑर्डर में अरेंज करो। तो ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सबसे छोटी वाली वैल्यू इसमें है कौन सी, हमारे पास 42। उसके बाद नहीं, 42 से पहले 35 और था, 35 हो गया, 42 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर 48 आ रहा है और यहाँ पर 40 नहीं है, 40 में कोई। अब 50 में देखो 50 है, 55 है और 56 है। 60s में उधर 65 है, इधर 60 है, तो 60 पहले आ गया, फिर 65 आ गया। 70s में उधर है 75 और 80s में आ गया इधर 82। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि आपने सारी वैल्यूज़ लिख दी है या नहीं लिख दी है। कई बार एक आध वैल्यू मिस हो जाती है तो क्वेश्चन सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन यानी Q1 निकालना है। तो Q1 हम निकालेंगे तो फार्मूला क्या आएगा हमारे पास, n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 4 तो ऑब्जर्वेशन। तो n की वैल्यू है 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी 11/4 ऑब्जर्वेशन। अब 11/4 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 2.75 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर अगर सेकंड ऑब्जर्वेशन आ जाती तो आंसर हमारा आ जाता सीधा 42, लेकिन ये तो कह रहा है 2.75 आ रही। तो पॉइंट में अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, जो होल वाला पार्ट है वो तो आप ऐसे कैसे रखोगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन तो आपको लिखनी है, प्लस जो यहाँ पर डेसिमल वाला पार्ट आ रहा है तो 0.57 टाइम्स ऑफ
जो अब ये वैल्यू किसके बीच में आ रही है, 2.75, 2 और 3 के बीच में आ रही है। तो 2 और 3 के बीच में जो आपको टर्म दे रखी है, इनका डिफरेंस निकाल दो, 48 माइनस 42। तो इस तरह से पॉइंट वाले को इस तरह से आपको मैनेज करना है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन आपके पास है 42 प्लस 0.75 इंटू में 6, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, तो यह आ जाएगा 4.5। तो 42 प्लस में 4.5 यानी 46.5 इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है Q3। तो Q3 के लिए सीधा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोबारा सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 22, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो यह आ जाएगा 8.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब 8th ऑब्जर्वेशन लिखो और 0.25 डिफरेंस बिटवीन 8th एंड 9th टर्म। तो 8th और 9th ये आ गई 75 माइनस 65। तो 8th नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, 65 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 10 है, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2.5, तो यह आ जाएगा 67.5। तो Q3 आ गया, Q1 आ गया। अब इन क्वार्टाइल वो निकालना है डेविएशन। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 हमारे पास है 67.5 माइनस 46.5 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 4 यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 10.5। तो यह आएगा इसका क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीन डेविएशन। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अब मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, अभी हमने डेविएशंस के बारे में पढ़ा समझा, तो इसमें हमने क्या देखा, कह रहा है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाई बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। थस वी कंसिडर द डेविएशन x माइनस a फ्रॉम सच ए मेजर a। हमने एक वैल्यू ले ली यहाँ पर a और उसके हिसाब से हमने डेविएशंस निकाला कि जो xi है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो हमने वो डेविएशन निकाला। देन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ डेविएशन विल बी पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव। तो हमने देखा कि भाई उसमें से कुछ वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं और कुछ वैल्यू नेगेटिव आ रही हैं। इन पर्टिकुलर वी नो दैट सम ऑफ xi माइनस मीन इक्वल्स टू 0। अगर हम xi में से मीन को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ गया 0। Thus we want to measure how far the data is scattered around the mean. We may take absolute values of the deviation. अब हमें ये जानना है कि जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं, सेंटर टेंडेंसी की जो मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम मीन ले रहे हैं, तो उस मीन के अराउंड, उस मीन के अलोंग हम डाटा देखना चाह रहे हैं कि कितना स्प्रेड हो रहा है डाटा, कितना स्कैटर हो रहा है डाटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो ये सिग्मा xi माइनस मीन आ रहा है, इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर उसकी हम एवरेज निकाल देते हैं, तब हम उससे जो हमारे पास आता है वो बनेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, फिर उस मीन में से हमें डेविएशन निकालने पड़ेंगे। xi जितनी भी xi दे रखी है सभी में से उस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा और माइनस करने के बाद हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो प्लस और माइनस साइन है जिसकी वजह से सम इसका 0 हो सकता है, उसको हम नेगलेक्ट कर सके, उसको हम ख़त्म कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद एवरेज जब निकालेंगे तो वो कहलाता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब यही काम, सेम काम अगर हम मीडियन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये बनेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसको हम अभी नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास किसके लिए, अनग्रुप डाटा के लिए। अगर डाटा ग्रुप्ड आ जाए तो ग्रुप डाटा के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला सेम रहेगा ऑलमोस्ट, बस यहाँ पर ग्रुप डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाती है, क्योंकि क्लास इंटरवल होता है तो उसके साथ में एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू को पहले हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सम निकालेंगे। ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सम निकालकर एवरेज निकालेंगे। यहाँ पर जो n होगा, n का मतलब वो ये टोटल यहाँ पर क्या होता है, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन के अंदर जो टोटल आता है वो आता है सिग्मा fi। तो यहाँ सिग्मा fi लिख लो या फिर आप n लिख लो, बात एक ही पढ़नी है। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन को आप मीन से डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा।
अब ये सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर ये 3 फार्मूले पढ़े हैं, ये सेम चीज़ अगर हमें मीडियन के अकॉर्डिंग निकालनी पड़े तो बस फार्मूले में इतना ही चेंज है कि जहाँ जहाँ मीन आ रहा था वहाँ मीडियन आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये पहला वाला फार्मूला था, यहाँ पर मीन था, यहाँ मीडियन हो जाएगा, यहाँ भी मीन था, यहाँ मीडियन हो जाएगा, यहाँ भी मीन था, यहाँ मीडियन हो जाएगा। बस इतना ही चेंज है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब यहाँ पर जब हम डेविएशन निकालते हैं तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। Mean deviation from the median is not fully reliable measure of dispersion where there is a high degree of variability as the median is not a representative central tendency measure in such a case। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो मीन डेविएशन होता है ना कि वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं होता कि जिससे हम सही तरीके से डाटा निकाल सकें, हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकाल सकें, कुछ लिमिटेशंस उसकी होती हैं। Also as absolute value of deviation are taken further algebraic treatment is not possible। अब क्योंकि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं तो आगे कह रहा है कि उसके जो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट आगे हमें और एल्जेब्रिक वैल्यू जो निकालनी होती है वो निकालनी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन इज मोर देन द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। अगर हम सेम डाटा का ही केस निकालें कि तो एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन जो होता है वो एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन के मुकाबले ज़्यादा होता है। डाटा सेम है लेकिन वहाँ भी डाटा के अंदर डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है, इसलिए ये एक रिलायबल मेजरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि मीन डेविएशन हमें कैसे निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए ये कहता है कि भाई आपके पास ये डाटा दे रखा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन हम निकालेंगे 5 + 8 + 10 + 10 + 12 + 9, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि आपके पास 6 नंबर है तो 6 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास कितना आ गया, 10 और 10 20 तो ये हो गया, और 20 ये हो गया 40, 40 और 49 और 5 54। 54 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया आपका ये 9। तो मीन की वैल्यू 9 आ गई। अब उसके बाद हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस मीन। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये, मतलब जो भी डाटा आएगा उसमें जो भी आप साइन आएगा, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको प्लस का साइन यूज़ करना है। तो जो पहले वाला डाटा आपके पास 5 है, 5 में से 9 माइनस करोगे 4 आ जाएगा। प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल रहे हो, ठीक है। आपको प्लस माइनस का साइन सोचना ही नहीं है, बट डिफरेंस निकालते जाओ। 8 और 9 का डिफरेंस है 1। अभी जो सम लगा रहा हूँ ना, ये सम किस लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि ये सिग्मा भी हो चाहिए हमें, मतलब इसका सम भी चाहिए। तो प्लस का साइन आप लगाते जाओगे साथ साथ तो सिग्मा भी निकलता जाएगा। तो 8 - 9 1 हो गया, 10 - 9 1 हो गया, 10 - 9 1, 12 - 9 3 और 9 - 9 0। तो आपने सम करा इसका 4 5 6 7 और 3 10। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा, उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है, नीचे आता है n। तो ये आ गया 10 में n कितना था 6, 2 से काट दो तो 5/3 ऐसे छोड़ सकते हो, या डेसिमल में कर दो तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जाया 18 और राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 1.67। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन। ऐसे तो इससे आगे की अगर हम बात करें, इससे आगे हम समझते हैं कि मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये सब क्या होता है, इसके बारे में और समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फार्मूला था उसमें हमने देखा कि फार्मूला हमारे पास ये था, समेशन ऑफ xi माइनस मीन डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो किस लिए लेते हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर जो इसका साइन नेगेटिव साइन आ रहा है उसको नेग्लेक्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर एक दूसरा तरीका क्या है, अनदर वे ऑफ रिमूविंग द नेगेटिव साइन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, और स्क्वायरिंग करके फिर हम उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करके जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम वेरिएंस, ठीक है। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, या फिर सिग्मा स्क्वायर, इससे हम डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फार्मूला इसका बना, फिर क्या बना, वेरिएंस, ये वेरिएंस का सिंबल हो गया। तो आपने क्या करा, यहाँ पर xi माइनस मीन का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। नेगलेक्ट जो माइनस साइन आ रहा था उसको नेगलेक्ट करने के लिए स्क्वायर कर दिया और फिर एवरेज निकाल दी, तो आपके पास फार्मूला बन गया वेरिएंस का। अब इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, या जैसे भी डाटा आपको दे रखा होगा उस तरीके से आप डाटा को यूज़ करके ये फार्मूला लिख सकते हो। अगर एमसीक्यूज में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों फार्मूले किसके हैं। अब यहाँ से ये डाटा किसके लिए हो गया, ये फार्मूला किसके लिए हुआ, अनग्रुप डाटा के लिए।
अब दूसरा फार्मूला हम करते हैं, अगर हम ग्रुप डाटा आपको दे रखा हो तो यहाँ पर भी अनग्रुप्ड ही लिखा गया है, तो ये ग्रुप डाटा के लिए है, कॉपी पेस्ट हो गया लेकिन अनग्रुप्ड नहीं हटाया, ठीक है, ये ग्रुप डाटा के लिए है। ग्रुप डाटा में क्या होता है, वही FI आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन में समझा था, ठीक है, FI आपको मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। नीचे आप सिग्मा FI लिख लो या N लिख लो, किसी बुक में N लिखा होता है, किसी में सिग्मा FI लिखा होता है, और दूसरा वाला फार्मूला वो भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ भी FI से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लार्जर वैल्यू ऑफ वेरिएंस इंडिकेट ग्रेटर डिस्पर्सन। अगर वेरिएंस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो डिस्पर्सन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है वैल्यूज़ के बीच में, अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। जो भी हम सेंट्रल वैल्यू के हिसाब से जो हम देखना चाह रहे हैं तो डाटा काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। वाइल ए स्मॉलर वैल्यू इंडिकेट लेसर स्प्रेड, और अगर वैल्यू छोटी आती है तो इसका मतलब है कि डाटा जो है वो कॉम्पैक्ट है, कम फैला हुआ है, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं है। वन डिफेक्ट विद द वेरिएंस इज दैट इट्स यूनिट आर डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल एक्स। अब इसके अंदर बस एक कमी होती है कि जो वेरिएंस होता है उसकी जो यूनिट होती है और जो ओरिजिनल डाटा हमारे पास होता है उसकी यूनिट में डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्यों आ जाता है, क्योंकि हम वेरिएंस में करते हैं स्क्वायर। तो अगर हम किसी की हाइट निकाल रहे हैं तो हाइट सेंटीमीटर में है, तो वेरिएंस निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ये जो यूनिट का जो खेल है उसको हम एडजस्ट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम एक टर्म और निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर आप इसे रूट मीन वेरिएंस भी कह सकते हो, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कह सकते हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो वेरिएंस आता है उसी का स्क्वायर रूट कर देना है। तो जो वेरिएंस का फार्मूला था हमारा ऊपर, उसी का हमने स्क्वायर रूट कर दिया है बस, और यहाँ पर कुछ नहीं करा है, ठीक है। यही फार्मूला था ना हमारा ऊपर, देखो ये वाला फार्मूला था, और यहाँ पर ये वाला फार्मूला देखो, इसमें हमने सिर्फ स्क्वायर रूट लगा दिया, इसमें हमने सिर्फ स्क्वायर रूट लगा दिया, बाकी हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे यहाँ पर भी ये जो वेरिएंस का फार्मूला है इसमें स्क्वायर रूट लगा दो तो आपके पास ये निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन फार्मूलों की हेल्प से आप ऐसे निकाल सकते हो। कुछ डायरेक्ट फार्मूले भी हैं हमारे पास जिसमें हम इसका डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि डाटा आपको क्या दे रखा है। कई बार डाटा जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा दिया जाता है, तो उसमें कुछ शॉर्टकट फार्मूलाज हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक फार्मूला जो ये वाला जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या है, एन ऑफ सिग्मा FI XI स्क्वायर माइनस सिग्मा FI XI का होल स्क्वायर, ठीक है, और बाहर है सिग्मा FI। अब ये दूसरा वाला जो फार्मूला है, ये दोनों जो मेथड है, ये दोनों शॉर्टकट मेथड है। जो ये वाला मेथड है इसके अंदर क्या कर रहा है कि वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, अगर आप वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट को हटा दो, वेरिएंस बन गया, स्क्वायर रूट लगा दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। तो इस फार्मूले के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिग्मा DI स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा FI माइनस सिग्मा DI FI का होल स्क्वायर। अब इसमें जो DI है वो क्या है, DI यहाँ पर डेविएशन है XI माइनस A, और ये A हम कहाँ से लेंगे, एक हम मीन एज्यूम कर लेंगे, उस मीन के हिसाब से हम ये XI माइनस A की वैल्यू निकाल लेंगे और इस फार्मूले के अंदर डालेंगे तो उससे निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक दूसरा फार्मूला इसको बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या है, देखो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला लगभग आपको याद करने में आसान, सेम से पढ़ेंगे। यहाँ पर DI स्क्वायर है, यहाँ पर FI को मल्टीप्लाई करने के बाद TI स्क्वायर है, और यहाँ पर ये TI है। ये 10th क्लास में जो आप फार्मूला पढ़ते थे ना, जिसमें आप UI यूज़ करते थे स्टेप डेविएशन मेथड, पर आई थिंक वो पिछले साल कट गया था तो शायद आप लोगों ने ना करा हो। तो TI की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वो डेविएशन को हम जो उसकी विड्थ तक क्लास इंटरवल है, H के यहाँ पर विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है, तो जो डेविएशन आपका निकलता है इस A के अकॉर्डिंग, उसके क्लास इंटरवल से आप उसको डिवाइड कर देते हो तो उससे वैल्यू निकल जाएगी आपकी TI की। अब ये वैल्यू निकालने के बाद फिर आप जो फार्मूले के अंदर ये डालोगे तो आपका निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो उसका फार्मूला हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है, अगर दो नंबरों का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A माइनस B निकालेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वो निकल जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय दिस। अगर आपको पहले n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। ये बहुत काम आने वाले MCQs में फार्मूला डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या फार्मूला होता है। आगे कहता है कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट दैट इज इक्वल देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। अगर जो भी ऑब्जर्वेशन आप एज्यूम करते हो किसी एक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग और वो इक्वल वैल्यूज होती हैं तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ होएगा नहीं, कुछ उसके अंदर कुछ मतलब
डेविएट ही नहीं होगा कोई डाटा, सारी वैल्यू जीरो आएगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसका जीरो हो जाएगा। दिस मीन्स दैट इफ ऑल द वैल्यू टेकन बाय वेरिएबल x इज k, से देन s इक्वल्स टू जीरो। दिस रिजल्ट अप्लाई टू द रेंज एज वेल एज द मीन डेविएशन, और ये सेम रिजल्ट रेंज और मीन डेविएशन दोनों पर ही अप्लाई होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू ए चेंज ऑफ ओरिजिन। जैसे रेंज में था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ओरिजिन चेंज करने से चेंज नहीं होगा, बट इट इज़ अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू ए चेंज ऑफ स्केल। लेकिन अगर आप स्केल चेंज कर देते हो तो उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी उसके रेशियो में चेंज आएगा। इफ़ देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y रिलेटेड एज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये भी सेम चीज़ हमने रेंज में पढ़ी थी, वो सेम चीज़ स्टैंडर्ड डेविएशन में है, बस यहाँ रेंज की जगह हट के यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया है, बस बाकी सब कुछ वही है। इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग n1 एंड n2 ऑब्जर्वेशंस, दो अलग अलग ग्रुप हैं, एक के अंदर n1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे के अंदर n2 ऑब्जर्वेशंस है, और x1 और x2 यहाँ पर क्या है, x1 x2 एज अर्थमेटिक मीन, s1 एंड s2 देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, देन द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर उन दोनों ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है कंबाइंड, तो फार्मूला ये बनता है n1 s1 स्क्वायर, n2 s2 स्क्वायर, n1 d1 स्क्वायर, n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, फिर इस पूरे के ऊपर लगा देंगे रूट। तो ये सारे जो की पॉइंट्स हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करके कि हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कैसे निकाल सकते हैं। अब जो डाटा है यहाँ पर ये अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा में जो वेरिएंस का फार्मूला था उसके लिए सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन हमने निकाला यहाँ पर 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 टर्म है, 5 प्लस 8 13 प्लस 9 22 प्लस 2 24 प्लस 6 30 डिवाइडेड बाय 5, यानी आ गया 6। तो स्टैंडर्ड मीन आ गया 6। उसके बाद हमें चाहिए समेशन ऑफ xi माइनस मीन का स्क्वायर। तो xi में से मीन को आप माइनस करो, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको और प्लस करना है क्योंकि हम समेशन भी निकाल रहे हैं। फिर 8 माइनस 6 2 आ गया, 9 माइनस 6 3 आया, 2 माइनस 6 माइनस 4 और 6 माइनस 6 0। अब इनका स्क्वायर करो पहले, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 0, 16 प्लस 9 25 प्लस में 5 30 आ गया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं इसकी एवरेज, तो वो बनेगा हमारा वेरिएंस। इसको हम इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास ये 30 आया, n हमारे पास 5 ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6। अब उसके बाद हमें निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसका निकालेंगे तो वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो 6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब स्क्वायर रूट को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर आप इसका रूट पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.45। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आगे हम इसकी एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको